चैप्टर 8, 18वीं मंजिल का मौत का बुलावा। अब आगे ईशान और सुमित की सांसें ऐसे फूल रही थी जैसे अभी फेफड़े फटकर सीने से बाहर आ जाएंगे। सुमित, जो कल तक ऑफिस के कैंटीन में बैठकर भूतों की कहानियों का मजाक उड़ाता था, आज उसकी घिघी बंधी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़कर चूने जैसा हो गया था और उसके हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे शरीर के अंदर कोई ठंडी बिजली दौड़ रही हो। भाई ईशान, ओ भाई, मेरी बात मान, यहाँ से निकल चलते हैं। ये गांव फाड़ जगह है यार। ये लिफ्ट अपने आप कैसे चल पड़ी? सुमित ने हकलाते हुए कहा। उसके होंठ पूरी तरह सूख चुके थे और माथे पर पसीने की बूंदें बर्फ जैसी ठंडी थी। ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान अपने दाएं कंधे पर था। शर्ट के नीचे वो मौत की मुहर वाला निशान आज पहली बार इतनी जोर से धधक रहा था जैसे किसी ने जलता हुआ लोहे का गरम सरिया उसकी चमड़ी पर रख दिया हो। उसे अपनी छठी इंद्रिय सिक्स्थ सेंस से साफ महसूस हो रहा था कि हवा भारी हो गई है, ऐसी भारी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले को धीरे धीरे भींच रहा हो। कॉरिडोर की पीली ट्यूबलाइट लपलपा रही थी। चुट चुट की आवाज के साथ वो बुझी और फिर जली, और हर बार जलने पर नजारा बदल रहा था। पहली बार लाइट जली, कॉरिडोर खाली था। दूसरी बार लाइट जली, फर्श पर पानी के गीले और गंदे पैरों के निशान दिखे। तीसरी बार लाइट जली, वो निशान लिफ्ट के एकदम दरवाजे के पास आकर रुक गए थे। लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका बाहर आया कि सुमित की आंखों से डर के मारे पानी निकल गया। लिफ्ट के अंदर का नजारा और भी डरावना था। फर्श पर खून जैसी कोई गाढ़ी चीज फैली थी और लिफ्ट के पैनल पर 18 नंबर वाला बटन अपने आप लाल होकर जल रहा था, मानो कोई मौत का बुलावा दे रहा हो। ईशान, देख, 18वीं मंजिल, वही मनहूस जगह जहाँ पिछले 3 साल से कोई नहीं गया। कहते हैं वहाँ की हवा में आज भी उन मजदूरों की चीखें तैरती हैं जो मर गए थे। सुमित ने पीछे हटते हुए कहा। ईशान के दिमाग में अपनी दादी की पुरानी नसीहत गूंजी, बेटा, जब अंधेरा तुम्हें पुकारे तो पीठ दिखाकर भागना मत, क्योंकि परछाया भागने वाले का शिकार ज्यादा मजे से करती है। सीना तानकर खड़ा रहेगा तो शायद बच जाए। ईशान ने एक गहरी सांस ली और लिफ्ट के अंदर कदम रख दिया। सुमित बाहर खड़ा रहा, उसकी रूह कांप रही थी। तू पागल हो गया है, तू मरवाएगा मुझे। सुमित, अगर आज पीछे हटा तो ये जो कंधे पर मुहर लगी है न, ये मुझे तिल तिल कर जला देगी। खन्ना के पास उन सवालों के जवाब हैं जो माया ने मेरे कान में फूके हैं। तुझे आना है तो आ, वरना नीचे भाग जा। ईशान की आवाज में एक ऐसी सख्ती थी जो उसने खुद पहले कभी महसूस नहीं की थी। सुमित ने पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर के अंधेरे कोने से उसे एक परछाई अपनी तरफ रेंगती हुई दिखी। अबे, मैं अकेले बाहर नहीं रुकूंगा। वो भी झपटकर लिफ्ट के अंदर घुस गया और बटन दबाने लगा। दरवाजे बंद हुए, लिफ्ट ऊपर की तरफ सरकने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि दोनों को एक दूसरे के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी लिफ्ट के कोने में रखी वो तुलसी की टहनी जो ईशान अपनी जेब में रखकर लाया था, अचानक काली पड़ने लगी। देखते ही देखते वो जलकर राख का ढेर बन गई। ईशान का चेहरा उतर गया। दादी ने कहा था कि जब तक तुलसी हरी है कोई बला पास नहीं आएगी, पर यहाँ तो तुलसी ही खत्म हो गई, मतलब खतरा अब इंसान के बस के बाहर था। छन छन छन, घुंघरुओं की आवाज अब लिफ्ट की छत से आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत छत पर उल्टी लटक कर नाच रही हो। सुमित ने ऊपर देखा और उसकी ऐसी चीख निकली कि पूरा लिफ्ट का केबिन थरथरा उठा। छत के कोनों से गाढ़ा, काला और बदबूदार तरल रिसकर नीचे गिर रहा था। सुमित के सफेद शर्ट पर एक बूंद गिरी और वहां की चमड़ी फौरन जलने लगी। ईशान, ऊपर देख, वो क्या है? सुमित चिल्लाया। ईशान ने ऊपर नहीं देखा। उसने फौरन जेब से वो पीली सरसों और अभिमंत्रित राख निकाली जो उसने भैरव बाबा के एक चेले से ली थी और लिफ्ट के चारों कोनों में छिड़क दी। जैसे ही राख गिरी, घुंघरुओं की आवाज एक डरावनी और कान फाड़ देने वाली चीख में बदल गई। लिफ्ट जोर से झटका खाकर 18वीं मंजिल पर रुकी। दरवाजा खुलते ही सामने का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। ये मंजिल अधूरी थी, सिर्फ ईंटें, सीमेंट की बोरियां और लोहे के सरिये इधर उधर बिखरे थे। चारों तरफ जाले लगे थे और हवा में सड़ते हुए मांस की बदबू थी। सन्नाटे को चीरते हुए सामने से एक रोशनी दिखी। वहां मिस्टर खन्ना खड़ा था। ऑफिस का वो रईस बॉस आज किसी पागल की तरह दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी, जैसे पुतलियां ही गायब हो। उसके हाथ में एक पुरानी मटमैली चमड़े की फाइल थी और सामने फर्श पर जानवरों के खून से एक बहुत बड़ा यंत्र घेरा बना हुआ था। आ गए ईशान, खन्ना की आवाज में अब वो इंसानी नरमी नहीं थी। साया ए आजम को तुम्हारी इस मुहर का बेसब्री से इंतजार था।
तूने क्या सोचा था, ये हाई प्रोफाइल नौकरी तुझे तेरी डिग्री की वजह से मिली है? नहीं, तू यहाँ एक भोजन के रूप में लाया गया है। इस 18वीं मंजिल की नींव को और मजबूत करने के लिए एक जागती हुई रूह चाहिए थी, और तूने खुद चलकर यहाँ कदम रखा है। ईशान ने देखा कि उस खून के घेरे के बीचों बीच माया की धुंधली सी रूह तड़प रही थी। वो जंजीरों से नहीं बल्कि जलते हुए काले धागों से बंधी थी। माया की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने ईशान की तरफ हाथ फैलाया और फटी हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, भागो ईशान, ये साया-ए-आजम का जाल है। वो आने वाला है। तभी पूरी बिल्डिंग अचानक किसी भूकंप की तरह कांपने लगी। 18वीं मंजिल की खिड़कियों के शीशे एक साथ कड़कड़ाकर फूट गए और कांच के टुकड़े सुमित के शरीर में जा धंसे। सुमित दर्द से कराह उठा। आसमान में बिजली कड़की, लेकिन उसका रंग नीला नहीं बल्कि गहरा लाल था। ईशान को समझ आ गया कि खन्ना सिर्फ एक जरिया है। खन्ना के ठीक पीछे एक विशाल साया खड़ा था, करीब 10 फीट लंबा, बिना किसी चेहरे के, जिसकी सिर्फ 2 जलती हुई लाल आंखें थीं। ये था साया-ए-आजम। माया को इसी शैतान ने कैद कर रखा था ताकि वो ईशान को यहाँ तक खींच सके। खन्ना पागलों की तरह हंसने लगा। आज रात अमावस है। आज ये मुहर खुलेगी और साया-ए-आजम को वो ताकत मिलेगी जिससे वो इस पूरे शहर को शमशान बना देगा। सुमित जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले को किसी अदृश्य हाथ ने इतनी जोर से जकड़ा कि उसका दम घुटने लगा। ईशान ने अपनी मुट्ठी कसी। उसका कंधा अब असहनीय दर्द दे रहा था, पर उसी दर्द में उसे एक रास्ता दिखा। उसकी छठी इंद्रिय ने उसे संकेत दिया कि साया-ए-आजम की ताकत उस यंत्र में है जो फर्श पर बना है। सुमित, हिम्मत मत हार, ईशान चिल्लाया। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक तेज फ्लैश लाइट चमकी। सीढ़ियों के रास्ते एक लड़की दौड़ती हुई आई। ये राधिका थी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उसके हाथ में एक बड़ा कैमरा और दूसरे हाथ में गंगाजल की बोतल थी। उसने आते ही खन्ना के चेहरे पर लाइट मारी और चिल्लाई, खन्ना, तेरा खेल खत्म। माया की मौत की वो फाइल मेरे पास है जिसे तूने जलाया था। खन्ना रोशनी से बिलबिला उठा। साये का ध्यान एक पल के लिए भटका। ईशान ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने जमीन पर पड़े एक सरिये को उठाया और अपनी हथेली काटकर अपना खून उस पर लगाया। दादी ने सिखाया था कि शुद्ध खून और सच्ची हिम्मत किसी भी काले जादू को काट सकती है। ईशान ने वो सरिया सीधे उस खून के घेरे के बीचों बीच दे मारा। एक भयानक धमाका हुआ। माया की रूह आजाद होकर हवा में लहराए और साया-ए-आजम की तरफ बढ़ी। खन्ना पीछे गिर गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। साया-ए-आजम ने अपनी विशाल बाहें फैलाई और पूरी मंजिल पर अंधेरा छा गया। ईशान को सिर्फ माया की आखिरी चीख सुनाई दी, खोजो, उस फाइल को खोजो। राज ईशान के अपने, राधिका और ईशान ने मिलकर सुमित को उठाया और सीढ़ियों की तरफ भागे। पीछे से 18वीं मंजिल ढहने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दानव अपना सिर पटक रहा हो। जब वो नीचे पार्किंग में पहुंचे तो राधिका ने हौंफते हुए एक पुरानी फाइल ईशान के हाथ में थमाई। ये देख ईशान, ये माया की डायरी है। इसमें सिर्फ खन्ना का नाम नहीं है, इसमें उस शख्स का भी जिक्र है जिसने इस बिल्डिंग की जमीन का सौदा किया था। ईशान ने कांपते हाथों से पन्ना पलटा। वहां जो नाम लिखा था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नाम माया के कातिल का नहीं बल्कि ईशान के किसी बहुत ही करीबी अतीत से जुड़ा था।